नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नए थे थल सेना अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर उठे सियासी विवाद के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को नया थल सेना अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस का सवाल है कि वरीयता क्रम में 2 सीनियर सैन्य अधिकारियों की अनदेखी क्यों की गई। लेफ्टिनेंट बिपिन रावत दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे। सेना के अपने करियर में उपलब्धियों के कई मेडल को सजाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई और नहीं हो सकती थी। उन्हें मोदी सरकार ने 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को दरकिनार कर अगला सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिपिन रावत जनरल दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे, लेकिन सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी सवाल उठाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को आश्चर्यजनक तरीके से अगला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। विपक्ष के सवालों का सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन करीब 3 दशक के बाद सेना में सेनाध्यक्ष को नियुक्त करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत का करियर शानदार रहा है। रावत 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी से पास होने वाले बैच के श्रेष्ठ कैडेट रहे। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे कई सम्मान हासिल कर चुके हैं। कांगो में मल्टीनेशन ब्रिगेड की कमान संभालने के साथ ही वो यूएन मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर भी रह चुके हैं। सेना में कई अहम पदों को संभालने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके लेख कई जर्नल्स में, मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर शोध के लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। भारत के नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया है कि ये ठीक अपॉइंटमेंट नहीं है और सुपरसेशनिस्ट जो है वो ठीक नहीं किया गया। ये सुपरसेशन पहले भी होती रही है। एक चीफ की अपॉइंटमेंट उन जनरलों से चुनी जाती है होती है जो पहले ही टेस्ट किए जा चुके होते हैं उनकी प्रोफेशनल और लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत सेना में डिप्टी चीफ के पद से रिटायर हुए थे। आज तक ब्यूरो। सीधे आपको लेके चलते हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाय द BJP-led NDA government, not only is this supersession unprecedented, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 आला जर्नैल जो अलग अलग आर्मीज को कमांड कर रहे हैं, ईस्टर्न आर्मी, सदर्न आर्मी और सेंट्रल आर्मी, उनको इस तरह से सुपरसीड किया गया है। सरकार का ये उत्तरदायित्व तो बनता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट that it must tell the country as to what are the circumstances which led to the supersession. These are public appointments. The Chief of the Indian Army leads a 1 million strong army, and therefore it is legitimate to ask questions when such an unprecedented action takes place. और ये ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने ये चीज पहली बारी की है। मनीष तिवारी अगर ये कह रहे हैं कि ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, तो सवाल खड़ा ये होता है 1972 में तब इंदिरा गांधी जी ने भी तो यही किया था। PS भगत जो कि विक्टोरिया क्रॉस जिसको मिला था, इंडियन विक्टोरिया क्रॉस जिनको मिला था, उनको सुपरसीड किया गया था। मंजीत देखिए हमारे साथ है। मंजीत, सबसे पहले तो सवाल यह है कि अगर पॉलिटिकल जवाब ले, कांग्रेस ये कह रही है अब अपने इतिहास में देखें तो 1972 में भी हुआ था, और दूसरा सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजह से इनको चूज किया गया? देखिए निशांत, पहली बात कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जो कह रहे हैं उसमें टेक्निकल तौर पर एक गलत बात तो सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि 3 जनरल को सुपरसीड किया गया। 2 थे वो लेफ्टिनेंट BS नेगी की बात भी करें, सेंट्रल आर्मी कमांडर की, जो कि उनसे सीनियर नहीं है। सिर्फ लेफ्टिनेंट प्रवीण बख्शी जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, और उसके अलावा सदर्न आर्मी कमांडर जनरल हैरिस, 2 जनरल को सुपरसीड करने की बात
कही गई है। जहाँ तक सेंट्रल आर्मी कमांडर की बात है लेफ्टिनेंट BS नेगी, वो लेफ्टिनेंट बिपिन रावत से सीनियर नहीं है, यानी कि दो आर्मी कमांडर को सुपरसीड करके जनरल बिपिन रावत को बनाया गया। जहाँ तक सरकार के क्राइटेरिया की बात है, लगातार पिछले अगर हम बात पिछले 1-1.5 साल पहले की करें, जब से खासतौर से कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हैं, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, या फिर म्यांमार में जिस तरह का ऑपरेशन हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के अंदर लगातार ये बात रही है कि अगला सेना प्रमुख ऐसा होना चाहिए जिसका सीधे तौर पर कश्मीर का अनुभव हो और इसके अलावा उत्तर पूर्व का अनुभव हो। ये दो बड़ी चीज़ें थी जो जनरल बिपिन रावत के पक्ष में रही हैं। और निशांत, इसके साथ ही अगर जनरल बिपिन रावत की हम बात करें तो वो यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा मंजीत, आप जो जानकारी दे रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है, आर्मी के जो जनरल हैं वाकई में सराखों पर उनकी काबिलियत, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल हरीज जो हैं वो कभी भी उनका ऑपरेशनल एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की बात की जाए तो उनकी ज़्यादातर पोस्टिंग राजस्थान में रही है, ये तर्क दिए जा रहे हैं। और अगर जनरल रावत की बात की जाए तो 10 साल का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन उनके पास, और चाइना बॉर्डर पर भी उनकी पोस्टिंग रही है। अब बात करते हैं नोटबंदी की, जिसके 40 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कतार से पूरी आज़ादी नहीं मिल पाई है। ATM के बाहर लाइनें लगी हैं, वहीं नोटबंदी में काले धन के कुबेरों पर शिकंजा भी कस रहा है। हैदराबाद में एडिशनल एक्साइज कमिश्नर की 50 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। उसके पास के 2000 के नए नोट की गड्डियां भी बरामद हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक हैदराबाद में नोटबंदी के बाद अब तक 2700 करोड़ रुपए के सोने की खरीद हुई है। काले धन को सोने में तब्दील करने वाले ऐसे लोगों की जांच की जा रही है। वहीं नोटबंदी पर PM मोदी की कल होने वाली कानपुर रैली का विरोध भी हो रहा है। इस सबके बीच बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया कि नोटबंदी की जानकारी लीक होने का सवाल। स्वामी का कहना है कि वो इसकी शिकायत करेंगे। यानी अलग अलग तर्क आ रहे हैं। नोटबंदी में कतारें जरूर छोटी हुई होंगी मगर खत्म नहीं हो पाई हैं। दिल्ली के दरियागंज से देखिए हमारे संवाददाता पंकज जैन की रिपोर्ट। हम दरियागंज पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो ATM है उनमें कैश की तलाश करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पुरानी दिल्ली में रविवार का दिन है, मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा लगता है, तो ATM में कैश होगा। और इस वक्त मेरे ठीक सामने आप यहाँ पर ATM का एक हब देख रहे होंगे। ICICI बैंक जाना माना बैंक है, इंडसइंड बैंक भी यहाँ पर है और यस बैंक, इसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन क्या इनमें कैश है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ICICI बैंक चलते हैं और यहाँ पर शटर जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिरी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड अखबार पढ़ रहे हैं, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और कैश का यहाँ पर फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। इंडसइंड बैंक में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कैश उपलब्ध नहीं है, शटर अंदर से गिरी हुई है। ये देखिए दरवाजा अगर मैं खोलूँ तो शटर यहाँ पर गिरी हुई है, यानी कि आप अंदर नहीं जा सकते। ATM चल रहा है लेकिन उसमें कैश नहीं है। लेकिन बाकी जगह क्या हालात हैं? ATM यस बैंक 24 घंटे ATM देने का दावा करता है, लेकिन यहाँ पर भी वही हालात हैं। शटर जो है ATM की वो पूरी तरह से गिरी हुई है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अंदर मौजूद हैं और हमें इशारा कर रहे हैं कि कैश नहीं है। तो हालात आप देख रहे हैं, जितने भी इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर ATM ऐसे हैं जहाँ पर कैश नहीं मिल पा रहा है। कैश आने का टाइम होता है और उस टाइम पर जब कैश आता है उससे पहले ही 50-60 लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। चिंता इस विषय की है, इस बात को लेकर है कि जो लाइन में खड़े नहीं हो रहे हैं उनके घर से भर भर के कैश निकल रहे हैं। कैश निकालने लोग नोएडा से दिल्ली पहुंच रहे हैं क्योंकि नोएडा में ATM खाली हैं। आज तक संवाददाता शुभम गुप्ता ने नोएडा के ATM का जाल जाना। आज नोटबंदी का 41वां दिन है, मगर नोएडा के सेक्टर 18 में ATMs में सन्नाटा ही पसरा हुआ है। यहाँ पर 3 ATM हैं, कर्नाटका बैंक का, स्टेट बैंक का और DCB बैंक का, मगर तीनों ATM में अभी भी पैसा नहीं है। इसके अलावा अगर नोएडा सेक्टर 18 की बात करें तो इस पूरे सेक्टर में करीबन 10 से 15 ATM है, मगर किसी भी ATM में पैसा नहीं है। लोग सुबह से ही यहाँ पर आ गए हैं इस इंतज़ार में कि कैश वैन आएगी और ATM में पैसा डलेगा, उसके बाद ये कैश लेंगे। आप कब से आ गए हैं? सुबह से लगे हुए हैं यहाँ लाइन पे, पता ही नहीं कि कोई भी ATM में पैसा नहीं है। सारे ATM देख लिए, यस बैंक है, HDFC है, सारे जितने बैंक है किसी में नहीं है। तो नोटबंदी के 41 दिन बाद भी किसी भी ATM में पैसा नहीं है, लोगों के हाथ अभी भी खाली हैं।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ शुभम गुप्ता, नोएडा, आज तक। नोटबंदी में काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। हैदराबाद में एक एडिशनल एक्साइज कमिश्नर के पास से 50 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। 2000 के नए नोटों की गड्डियां और सोना चांदी इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश के एक एडिशनल एक्साइज कमिश्नर के घर का खजाना खुला है। एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा तो माल गिनने और हिसाब किताब करने में घंटों बीत गए। ये आलीशान फ्लैट केएल भास्कर का है, जो कि 1991 बैच के अफसर हैं। शनिवार को मिली जानकारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके घर पर छापा मारा। भास्कर के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पश्चिमी गोदावरी और हैदराबाद के ठिकानों पर छापे पड़े और जब संपत्ति का हिसाब लगाया गया तो वो 50 करोड़ पर जाकर थमा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल एक्साइज अफसर केएल भास्कर के 2 फ्लैट हैं। उनके पास से 10 प्लॉट, 4.5 एकड़ खेती की जमीन, 9 लाख नकदी, जिसमें 2000 के नए गुलाबी नोट मिले हैं, 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी, 23 लाख के शेयर, 3 लाख रुपए की LIC और विदेशी शराब की 29 बोतलें बरामद हुई हैं। अब तक के छापों में ही भास्कर 50 करोड़ से ऊपर के मालिक साबित हो चुके हैं, जबकि हैदराबाद में 4 ठिकानों और विशाखापट्टनम में 2 ठिकानों का भेद खुलना अभी बाकी है। ये सारी संपत्ति केएल भास्कर ने अपनी अलग अलग पोस्टिंग के दौरान बनाई है। 25 साल की नौकरी में हर साल 2 करोड़ की संपत्ति बनाने के इरादे से भास्कर ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 9 लाख के नए नोटों की बरामदगी से उनकी दूसरी 60 गांठ का भेद भी खुल जाता है। GS राजू, हैदराबाद, आज तक। सेना ने आज अपने 3 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पंपोर में हाईवे पर सेना के काफिले पर हुए हमले में ये जवान शहीद हुए थे। इस आतंकी हमले में नायक रतीश ने अपनी जान गंवाई। रतीश केरल के रहने वाले थे और उन्होंने 2001 में सेना में नौकरी शुरू की थी। उनके अलावा शहीद होने वाले गनर सौरभ नंद कुमार महाराष्ट्र के रहने वाले थे और गनर शशिकांत पांडे ने 4 साल पहले ही सेना में नौकरी शुरू की थी। पांडे झारखंड के रहने वाले थे। इनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास ले जाया जाएगा, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनको आखिरी विदाई दी जाएगी।